फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या वेस। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रोमांटिक इरा के एक पोइट हैं जॉन कीट्स, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उनके लाइफ टाइम के बारे में। और जॉन कीट्स के जो टाइम था उसमें उनकी लाइफ में क्या उतार चढ़ाव आए, कैसी उनकी लाइफ थी और कुछ इंपॉर्टेंट फेमस वर्क जिन्होंने उनको पॉपुलैरिटी दिलाई आफ्टर डेथ, तो उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम बात कर रहे हैं जॉन कीट्स के बारे में। जॉन कीट्स का बर्थ हुआ था 31 अक्टूबर 1795 को और इनकी डेथ हुई थी 23 फेब 1821 को। तो ये बहुत ही कम अपना लाइफ टाइम जी पाए, सिर्फ 25 साल की उम्र में ही इनकी डेथ हो गई। और इनकी डेथ होने का कारण था ट्यूबरकुलोसिस। इनको ट्यूबरकुलोसिस था, टीबी की बीमारी थी, जिस कारण से इनके ना सिर्फ इनकी डेथ हुई बल्कि इनके परिवार के लगभग सभी सदस्यों की मृत्यु इस बीमारी के कारण हुई। इनकी मदर का नाम था फ्रांसिस और फादर का नाम था थॉमस। जब इनका बर्थ होता है, ये अपनी फैमिली के अंदर इनके 4 सिबलिंग्स थे, 4 सिबलिंग्स में से ये सबसे बड़े थे जॉन कीट्स। और इनके बचपन में ही इनके फादर की एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है और जब ये सिर्फ 15 साल के थे तो इनकी मदर फ्रांसिस का भी ट्यूबरकुलोसिस के कारण इनकी मदर की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद में जो इनका भाई है 1819 में, इनका जो भाई है टॉम, उसकी डेथ भी 1819 में ट्यूबरकुलोसिस के कारण हो जाती है। और इसके 1821 के अंदर ये भी ट्यूबरकुलोसिस के कारण चले जाते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी थी जिसने इनके और इनके पूरे परिवार को निगल लिया। तो आज हम बात करते हैं इनके लाइफ टाइम के बारे में। तो जॉन कीट्स जो थे, इन्होंने स्टार्टिंग में जो स्टडी करी वो एक सर्जन की स्टडी की। इन्होंने मेडिकल के ये स्टूडेंट थे और ये एक सर्जन बनने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियली इतना ज़्यादा ये ऑक्यूपेशन नहीं था तो इस कारण से, और इनका जो लव था, अपना जो डीप जो इनर जो इनका लव था वो पोइट्री के लिए था और इसीलिए इन्होंने अपनी सर्जन की प्रैक्टिस बीच में छोड़ करके ये पोइट्री की तरफ स्विच ऑफ कर गए और वहीं से इन्होंने पोइट्री लिखनी स्टार्ट की। और जब ये पोइट्री लिखी तो कोई इनका दोस्त रहा होगा इनकी लाइफ में। बिल्कुल इनकी लाइफ में एक इनके स्टडी टाइम में इनके एक फ्रेंड आए जिनका नाम था ली हंट, जो खुद एक पोएट थे और इनके साथ इन्होंने पोएट्री लिखना स्टार्ट किया। इनसे इन्फ्लुएंस थे ली हंट से और इन्होंने भी अपनी पोएट्री पब्लिश करवाई। और इन्होंने जो फर्स्ट वर्क अपना जो पब्लिश करवाया वो करवाया था 1817 में। इन्होंने फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री या जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ वर्क था, फर्स्ट बुक ऑफ जो पोएम्स इन्होंने पब्लिश करवाई थी वो करवाई थी 1817 में। और जब इन्होंने ये पब्लिश कराई तो इनके वर्क्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला। क्रिटिक्स ने बहुत ज्यादा इनके वर्क्स को एनालाइज किया और क्रिटिसिज्म किया। मतलब जो इन्होंने वर्क्स पब्लिश करवाए, जो इनकी बुक जब छपी तो बहुत ज्यादा इनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और लोगों ने इन्हें, जो राइटर्स जो थे उन्होंने इनको क्रिटिसिज्म किया और इनका मजाक उड़ाया गया कि ये बचकाना लिखते हैं। और इनको एक नाम भी दिया गया, कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, ये इनको नाम दिया गया। कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री ये इनको नाम दिया गया और इनको बोला गया कि ये इनको सिर्फ इनका मजाक उड़ाने के लिए फनी नेम पोएट्री को दिया गया, कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री। लेकिन ये हार नहीं मानने वाले थे और इन्होंने इतना ज्यादा इनका वर्क क्रिटिसिज्म, इनका मजाक उड़ने के बाद भी इन्होंने अपने वर्क्स फिर से पब्लिश करवाए। नेक्स्ट इन्होंने लिखे, जो कि इन्होंने लिखे थे 1819 के अंदर। ये ईयर इनकी लाइफ का बड़ा स्पेशल ईयर था और इस ईयर के अंदर इन्होंने काफी 6 ओड ऐसे लिखे जो वर्ल्ड फेमस हुई, जो मैं आगे डिस्कस करूंगी। और जो इन्होंने वर्क्स लिखे 1819 के अंदर, एक बड़ा ही अच्छा ये साल था इनकी लाइफ का, जिसमें इन्होंने जो वर्क्स लिखे इनकी डेथ के बाद उनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली और सबसे अच्छे वर्क्स इन्होंने लिखे थे। कुछ बहुत अच्छा एनर्जेटिक इन्होंने कुछ दिया वर्ड को। और इस समय जब इन्होंने दोबारा से अपने वर्क पब्लिश कराए तो मैथ्यू आर्नल्ड इनके बारे में एक बात बोलते हैं। इनको मैथ्यू आर्नल्ड ने
जॉन कीट्स को फ्लिंट एंड आयरन पोएट बोला। फ्लिंट होता है जो पत्थर, आग लगाने वाले पत्थर होते हैं, और आयरन मतलब कि मजबूत, लोहे की तरह मजबूत। ये पोएट है जिनको क्रिटिसिज्म का कोई फर्क नहीं पड़ा और इन्होंने अपनी पोएट्री लिखी, कंटिन्यू रखी। तो ये बात थी। अब इनके बारे में बात करते हैं कि इनकी जो पोएट्री थी उस पर किन किन का इन्फ्लुएंस था। तो ये इनके ऊपर, क्योंकि ये पोएट थे, इनको पोएट्री लिखना अच्छा लगता था, वर्क्स ये पढ़ते थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो ये इन्फ्लुएंस थे वो थे एडमंड स्पेंसर से। एडमंड स्पेंसर से, इसके बाद जॉफरी चौसर, जॉन मिल्टन, और ली हंट, जो इनके दोस्त भी थे। अब ये इनके एडमंड स्पेंसर, जॉफरी चौसर, जॉन मिल्टन और ली हंट, इनसे ये काफी इनका इन्फ्लुएंस थे और इनके काम के ऊपर इनका प्रभाव नजर भी आता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ये प्रभावित थे वो थे एडमंड स्पेंसर से। अब इनके बारे में एक बात और आपको बताऊं कि इनकी लाइफ टाइम के अंदर जो इनके एक कंटेम्परेरी ऐसे थे जिन्होंने इनके वर्क्स को पहचाना, इनकी क्वालिटी को पहचाना, इनके वर्क्स को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, भाई हाँ ये वाकई इनके अंदर एक टैलेंट है। और वो राइटर थे पीबी शैले, पर्सिवैश शैले, जिनको कि हम लास्ट अभी पढ़ चुके हैं। पीबी शैले, पीवी शैले ने इनसे काफी जॉन कीट्स से इम्प्रेस थे। और जब ये 1820 के अंदर जब इनकी तबीयत बिगड़ती है और डॉक्टर जॉन कीट्स को बोलते हैं कि अगर इस बार की सर्दियों में अगर ये इंग्लैंड रहेंगे तो इनके लंग्स इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो यहाँ की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इनकी डेथ हो सकती है। और डॉक्टर ने इन्हें इटली जाने का जब सजेशन दिया तो पर्सिवैश शैले ने इनको इटली में, क्योंकि उस समय ये भी इटली में थे, तो इन्होंने इनको इनवाइट किया कि आप मेरे पास आ जाओ, लेकिन जॉन कीट्स उनके पास गए नहीं थे। तो जो पर्सिवैश शैले जो थे वो इनसे काफी इन्फ्लुएंस रहते थे और जॉन कीट्स को ये कई बार सजेशंस भी देते थे, क्योंकि इनका जब मजाक उड़ाया गया कि ये कोकनी स्कूल ऑफ पोएट्री में इनको इंक्लूड किया गया, तो इन्होंने इनको सजेशन भी दिया कि आप ऐसा लिखो, लेकिन कीट्स ने उनकी कोई राय को माना नहीं और ये जिस तरह से अपना लिखना चाहते थे उन्होंने वैसा ही लिखा। तो अब हम एक इनके बात करते हैं इनके लाइफ के उस ईयर के बारे में जिसने इनके लाइफ को एक पहचान दी, और वो ईयर था 1819 का, जब इनके मोस्ट फेमस वर्क्स आए, जब इन्होंने सबसे अच्छे वर्क्स अपनी लाइफ के लिखे। और ये लाइफ का जो ये पीरियड था, इसके पीछे कौन था इनकी लाइफ में जिसके कारण ऐसा हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो जॉन कीट्स थे, अब क्योंकि ये एक बीमार हेल्थ से, मतलब इनकी हेल्थ ट्यूबरकुलोसिस के कारण डाउन होती जा रही थी, तो उस कारण से भी ये सफर कर रहे थे और इन्होंने सर्जन की प्रैक्टिस छोड़ करके ये पोएट्री में आए थे और इनके जो वर्क्स हैं उनका भी काफी मजाक उड़ रहा था। और ऊपर से 1818 के अंदर इनके जो ब्रदर है टॉम, उनकी डेथ भी हो जाती है ट्यूबरकुलोसिस के कारण और इनकी तबीयत भी खराब हो रही थी। तो एक तरह से इनके जीवन में निराशा वाला माहौल था। लेकिन तभी इनकी लाइफ में एक लड़की आती है और उसका नाम था फैनी ब्रोने। फैनी ब्रोने जॉन कीट्स से 5 साल छोटी थी, लेकिन जॉन कीट्स बड़े ही पैशनेटली, बहुत ज्यादा प्यार करते थे फैनी ब्रोने से। और इन्होंने जॉन कीट्स ने फैनी ब्रोने से शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो बीमार है, ज्यादा लंबा जी नहीं पाएंगे और क्यों वो इसे दुख नहीं देना चाहते थे। लेकिन फैनी ब्रोने इनके साथ रहती है, उनकी देखभाल भी करती हैं जब तक वो इटली नहीं चले जाते। तो फैनी ब्रोने जब इनकी लाइफ में आती है तो जॉन कीट्स इनसे बहुत पैशनेटली प्यार करते हैं और इसी प्यार ने इन्हें एक एनर्जी दी, इन्हें एक मोटो दिया लिखने का और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स लिख डाले। और इसी में इनका जो सबसे पहला जो वर्क आता है
वो था द ईव ऑफ सेंट एग्ने, जो इनका मैच्योर वर्क कह सकते हैं, सेंट एग्नेस। इसके अंदर द ईव ऑफ सेंट एग्नेस इन्होंने लिखा, और ये ओमर जो ग्रीक, जो एंशियंट ग्रीक लिटरेचर है उसमें एक करैक्टर है ओमर, उससे ये काफी इम्प्रेस थे, उसे पढ़ना भी चाहते थे। तो जो एबी ऑफ सेंट एग्नेस जो इन्होंने वर्क्स लिखा था जॉन किट्स ने, ये इनका मैच्योर वर्क माना जाता है। इसके बाद इन्होंने आगे 6 पोएम्स, 6 ओड ऐसे आए इनके, जिन्होंने इनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी आफ्टर डेथ दिलाई। और वो वर्क्स थे, फर्स्ट ओड ऑन ए ग्रीशियन एंड और टू मेलांकनी, और टू ए नाइटिंगेल, जिसके अंदर ये अपनी बीमारी के बारे में भी बात करते हैं। और टू इंडोलेंस, और टू साइकी, और टू ऑटोमन। तो ये इनका 6 वर्क था, और टू ऑटोमन। तो ये 6 इनके ओड आए जिन जो कि वर्ल्ड फेमस हुए, और इनके नाम को एक पॉपुलैरिटी आफ्टर डेथ मिली जॉन किट्स को। तो जॉन किट्स रोमांटिक एज की, या हम कह सकते हैं लेट जो रोमांटिक या सेकंड जो रोमांटिक एज थी, जो लास्ट टाइम था रोमांटिक एज का, उसके ये पोएट्स थे। काफी अच्छे वर्क्स इन्होंने लिखे। और इनकी पोइट्री के बारे में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, कि जो ये लिखते थे, हर पोइट की अपनी एक क्वालिटी होती है पोएम्स को, अपने वर्क्स को लिखने की। अब जो रोमांटिक पोएट्स थे, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के टाइम से जो रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हुआ था, उस पीरियड से इनकी पोएट्री की खासियत क्या थी? इनकी पोएट्री की एक बड़ी ही अच्छी खासियत थी, और वो थी नेचर इज ब्यूटी। पर्सी बायशेले शैले जो नेचर थे उसमें साइंस को ढूंढने की कोशिश करते थे। वर्ड्सवर्थ से वो लव, इंजॉय ढूंढते थे। इसी तरह से जो जॉन कीट्स थे, वो उसके अंदर एक खूबसूरती देखते थे। उनका देखने का जो नजरिया था नेचर को, वो उसमें सुंदरता देखते थे। और इसी कारण इनके वर्क्स इतने अच्छे, इन्होंने वर्क्स दिए, इतने अच्छे इनके वर्क्स फेमस हुए। तो नेचर में ये ब्यूटी देखते थे। और इसीलिए इनकी एक जो बड़ी ही फेमस लाइन आती है, जो आपने कहीं सुनी भी होगी, इनका एक वर्क आता है एंडोमियन। इस पोएम की फर्स्ट लाइन जो थी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जोय फॉर एवर। ये इन्होंने ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये इन्होंने एंडोमियन जो पोएम थी, इसके अंदर इन्होंने फर्स्ट लाइन लिखी। और ये बड़ी ही खूबसूरत लाइन है, कहीं ना कहीं आपने इसे जरूर सुना होगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये इसका मतलब था कि जिस चीज, जो खूबसूरत चीज होती है, वो हमेशा खुशी देती है। मतलब कि मान लो एक छोटा बच्चा है, शिशु है, छोटा है, और उसकी स्माइल अगर आप देखते हैं तो आपका चाहे कितना ही मूड ऑफ हो, लेकिन आपको एक अंदर से अच्छा एक पॉजिटिव वेव आएगी, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी। अब जो एक गार्डन है ब्यूटीफुल फ्लावर्स का,
अब आप उसे देख करके वो ऐसा नहीं है कि अगर आपका मूड खराब है तो उसे देख करके वो खराब हो जाएगा, नहीं। बल्कि जब आप ऐसे ब्यूटीफुल फ्लावर से भरे गार्डन को देखेंगे तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक स्माइल आएगी, वरना आप अच्छा फील जरूर करेंगे। तो मतलब एक पॉजिटिव वेव आएगी। तो यही मतलब है इस लाइन का कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी की एक जो खूबसूरत चीज होती है इज इज जॉय फॉरएवर, वो हमेशा, चाहे उसे कभी भी देख लो, जो खूबसूरत चीज जब आप देखोगे तो वो आपको हमेशा खुशी ही देगी, वो कभी भी आपके दुख या निराशा का कारण नहीं होती। वो खूबसूरत चीज देखें तो आपको खुशी आएगी। अब इसके बाद में एक बात इनके बारे में और कि जब इनकी डेथ हुई 1821 के अंदर, तो इन्होंने इनके जो वर्क्स थे इन्होंने 1819 में लिखे और 1820 के अंदर इन्होंने इन वर्क्स को पब्लिश होने को दे दिया, क्योंकि जब इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और इनके लंग्स ज्यादा कमजोर हो गए तो इन्हें ऐसे लगा कि अब इनकी लाइफ का एंड टाइम आ चुका है। और इन्हें जितने इन्होंने वर्क्स थे, ओड टू ओटोमन जो इन्होंने लिखी सितंबर में, तो उन सबको इन्होंने पब्लिश होने को दे दिया कि इन्होंने सोचा कि जो मेरी लाइफ में मुझे करना था शायद मैं कर चुका, मेरी लाइफ इतनी ही है। और इसके बाद जब ये इटली में थे 1821 में इनकी डेथ हो जाती है। तो ये जब इन्होंने अपनी डेथ से पहले ही ये बता दिया कि जब मेरी जो कब्र हो उसके ऊपर मेरा नाम न लिख करके कुछ और लिखा जाए, तो उन्होंने कुछ और वर्डिंग अपने कब्र पर लिखने के लिए दिए, और वो वर्डिंग थी Here lies one whose name was wrecked in water। ये लाइन इन्होंने ये पहले ही बता दिया कि मेरी डेथ पर, मेरी कब्र पर मेरा नाम न लिख करके ये लाइंस लिखी जाए। Here lies one whose name was written in water। यहाँ पर वो लेटा हुआ है जिसका नाम कभी पानी पर छपा था। मतलब ये जो लाइन थी इन्होंने अपने क्रिटिक्स के लिए लिखवाई जो कि इनके वर्क्स को क्रिटिसाइज करते थे। तो अब जब ये इनकी डेथ हुई तो पीबी शैले ने इनके लिए एक और लिखा, या इनके लिए एक हम कह सकते हैं एलेगी लिखी इन्होंने, और उसमें का नाम था एडोनियस। ये इन्होंने जो वर्क था, ये जो एलेगी इन्होंने लिखी वो जॉन कीट्स के लिए लिखी थी, और इसका पूरा नाम था एन एलेगी on the death of John Keats। अब इंग्लिश जो लिटरेचर है उसके अंदर काफी पोइट्स ऐसे हुए हैं जिनके जो अच्छे जो पोइट्स थे वो कम उम्र के ही अंदर गुजर गए। पीबी शैले भी उसी में से एक थे और जॉन कीट्स भी उसी में से एक थे। तो ये इनके जॉन कीट्स के बारे में सब कुछ था जो हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो ये लेक्चर है यही ओवर होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।